Hello, people. Welcome or welcome back to this YT channel. Myself Simran. So, in this video, we will be discussing about my revision strategy which I used in my NEET preparation. So, मैंने ये वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. In the first part, I will give some general revision tips जो कि generally सारे subjects पर apply होते हैं. And in the second part of the video, we will be discussing subject specific strategy for revision. So, let's jump into the video. I will be sharing about 5 tips which are general tips for revision. So tip number 1 is plan your revision. That means planning हमें या तो weekly करनी है या तो monthly करनी है. So it's up to you the way you are comfortable with. तो अब इसमें planning में हमने हर चीज़ ऐड करनी है. For example 11 to 12 hours of revision per day is necessary. इतना तो होना ही चाहिए at least as a student if we are preparing for competitive exam called as NEET. अब इस 11 to 12 आवर्स को भी आगे क्रंचेस में डिवाइड करना है कि कितने में फिज़िक्स पढ़नी है, कितने में केमिस्ट्री पढ़नी है, कितने में बायोलॉजी को देना है मुझे टाइम. सो प्लानिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ फाइंड योर वीक टॉपिक्स इन द चैप्टर. नाउ व्हाई आई सेड दिस, देखो ऐसा हमें लगता है कई बार कि हमें तो एक पर्टिकुलर चैप्टर आता ही नहीं है, बट इट्स नॉट देयर. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम्हें एक चैप्टर में से कुछ भी ना आता हो. व्हाट हैपन्स इज दैट हमें एक पर्टिकुलर चैप्टर का एक पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है जो हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है, नहीं आता है. तो वो पार्ट हमें फाइंड करने हैं चैप्टर्स के बीच में कि कौन सा मेरा वीक टॉपिक है एक पर्टिकुलर चैप्टर में, और उससे अपने चैप्टर का स्टार्ट करना है. फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हो. अब उसमें किसी को हो सकता है प्रिज्म वाला टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट लगता हो. व्हेन यू गो टू रे ऑप्टिक्स तुम्हें उसका रिविजन स्टार्ट ही प्रिज्म से करना है. पहले प्रिज्म रिवाइज करो, फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो भी बाकी के टॉपिक्स हैं, देन गो टू देम. ये इंपॉर्टेंस होती है कि हमने जो टॉपिक्स फाइंड करके रखे हैं कि ये डिफ़िकल्ट लगता है मुझे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो उसको पहले रिवाइज करो. उसको पहले रिवाइज करोगे, स्टार्टिंग में दिमाग थोड़ा ज़्यादा फ्रेश है तो अच्छी से चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी. तो ये जस्ट एक एग्जांपल था इन जनरल टिप. और नेक्स्ट जो है, यूज़ एक्टिव रिविजन अप्रोच. मैंने इस वाली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में अबाउट दिस एक्टिव लर्निंग अप्रोच होती क्या है. तो अब मैं इसमें बता देती हूँ कि हम सिर्फ पैसिवली रीड नहीं कर सकते कि बस रीड कर रहे हैं. हमें एक्टिवली रिकॉल करना पड़ेगा. हमें उसका एक डाटा रखना पड़ेगा खुद के पास कि मुझे कितना याद हो चुका है और कितना मुझे नहीं आता है. पढ़ने के बाद भी कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं भूल रही हूँ और कितना रिटेन हो चुका है, अब वो नहीं भूल रहा. ये तुम क्रिएटिव शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, और स्टिकी नोट्स आते हैं कुछ, उन्हें सामने वाली दीवार पर चिपका लो जहाँ पर भी स्टडी टेबल है, और इनसे कि कॉन्टीन्यूसली उनको देखते रहोगे, इट विल बी हेल्पफुल. फ्लैश कार्ड्स बना लो, और बहुत सारे गैजेट्स में भी ऑनलाइन ऑप्शंस होते हैं फ्लैश कार्ड के, वो यूज़ कर लो. सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं एक्टिव लर्निंग अप्रोच में. सो डू दैम वाइल रिविजन. लास्ट पॉइंट इज़ PYQs. दैट मीन्स तुम्हें हर सब्जेक्ट में PYQs तो मतलब फुल लिस्ट करके ही जाने हैं. मैंने तो लास्ट के कुछ 35 ईयर्स के PYQs करे थे. इफ़ पॉसिबल तो एटलीस्ट 20-25 ईयर्स के तो करने ही हैं हमें PYQs, उससे कम नहीं रखने हैं. एंड अच्छे से उनको प्रैक्टिस करना है कि वैसा सेम कॉन्सेप्ट का सवाल आ जाए तो वो तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए एटलीस्ट. एंड हेयर स्टार्ट्स आर सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें कि हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिविजन टिप्स डिस्कस करेंगे. इट इज़ वेरी क्लियर कि हमारे पास नीट के सिलेबस में 3 सब्जेक्ट्स हैं और उनमें आगे सब डिविजन्स हैं, तो सबको एक ही अप्रोच से तो रिवाइज नहीं कर सकते. ओके, सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट बायोलॉजी. सो बायोलॉजी में क्या है ना, हमें कई बार लगता है ये बहुत ही याद करने वाली चीज़ है. याद करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, नो डाउट, बट कंसेप्चुअल चीज़ें भी हैं. कुछ चीज़ें अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी तो उन्हें याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. तो पहली चीज़ यही है कि हम स्टिकी नोट्स यूज़ करें. बायो को पढ़ो, जो लाइन बार बार भूल रही है उसे अपने स्टिकी नोट में लिख लो. जिस स्टडी टेबल पर पढ़ाई करते हो उसके सामने वाली वॉल पर पेस्ट कर लो एंड उसको बार बार देखते रहो. उसके बाद नेक्स्ट जो यूज़ कर सकते हो हाईलाइट थिंग्स. जैसे कोई लाइन है, कोई वर्ड है जो याद नहीं हो रहा कंटिन्यूसली, उसको हाईलाइट कर लो. और अब हाईलाइटिंग सिर्फ चैप्टर में नहीं करनी, हम कई बार छोड़ देते हैं कि चैप्टर के एंड में समरी भी होती है, उसमें से भी बहुत सारे सवाल आते हैं. एक बार रीड कर लो समरी को और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लो. अगली बार से वो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ना वही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें आती हैं और उनको बस एक बार ऐसे नज़र लगा लो उसके ऊपर और बस. बाकी आगे हाईलाइटेड पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लो क्योंकि वो तुम्हें भूलते हैं बहुत ज़्यादा. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट डायग्राम्स. सब बायो में सिर्फ थेरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते, उसमें डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी आते हैं. तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चंस तो डायग्रामेटिक मिलेंगे हर साल.
तो अब क्या होता है कि डायग्राम्स को लर्न करने में बहुत अच्छी एक टेक्निक है विच इज़ विजुअलाइजेशन, अपनी इस वीडियो में बताया हुआ है। अब ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है ना, सच में बड़ी इफेक्टिव है इन डायग्रामेटिक क्वेश्चन। डायग्राम्स को ना ऐसे अंधाधुंध नहीं हमें याद करना है कि बस सामने एक डायग्राम है, हमें नहीं पता है किस चीज़ का डायग्राम है, बस हम याद कर रहे हैं, रट रहे हैं उसकी, ये लेबलिंग है, ये नहीं। अगर ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऑन द स्पॉट पेपर में याद ही नहीं आएगा कि किस चीज़ का डायग्राम था। सबसे पहले किस चैप्टर के रिलेटेड है ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि एक ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का डायग्राम दिए हुए हैं 2। पहली चीज़ बेसिक आइडिया होना चाहिए, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज चैप्टर का है तो कुछ ब्रीदिंग के रिलेटेड ही होगा। अब ये बेसिक आइडिया आ गया, अब उसमें एरोज बने हुए हैं कि एयर इनहेल हो रही है, एक में एक्सहेल आउट हो रही है। अब उस एरोज को अच्छे से समझोगे तो अपने आप ही वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो थोड़ा सा डायग्राम का चैप्टर में जाओ, किस रिलेटेड चैप्टर है, तो उसमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग जाएगा तुम्हें कि किस रिलेटेड चैप्टर है, तो डायग्राम को याद करना भी आसान हो जाएगा। फिर उसकी लेबलिंग्स पर ध्यान दो, देन वो लेबलिंग्स भी याद हो जाएंगी, डायग्राम का बेसिक आइडिया भी लग गया, किस चैप्टर से रिलेटेड है ये भी लग गया। क्योंकि एग्ज़ाम में जब इतने सारे चैप्टर्स पढ़ के जाओगे तो वहाँ पर तो ऐसे रिकॉल करना पड़ेगा ना, अच्छा ये वाला डायग्राम जो है ये कौन से चैप्टर में से आया है। पहले चैप्टर रिकॉल होगा, फिर उसमें टॉपिक रिकॉल होगा, अच्छा ये इस टॉपिक का ये वाला डायग्राम है, फिर ये चीज़ें आगे कंटिन्यू होंगी। हम अगर ऐसा सोच लें हमें डायरेक्टली ये वाला डायग्राम पेपर में जाकर याद आ जाएगा, ये बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पहले चैप्टर रिकॉल होता है पेपर में, फिर उसके बाद टॉपिक रिकॉल होता है, कौन से टॉपिक पे आया है ये डायग्राम, फिर हम आगे लेबलिंग्स रिकॉल कर पाते हैं। तो सिस्टमैटिक वे से ही डायग्राम को भी पढ़ो कि पहले चैप्टर को अच्छे से जान लो कौन से चैप्टर में है ये डायग्राम, फिर उसका टॉपिक पढ़ लो, इट विल बी फाइन। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ केमिस्ट्री, और इसमें 3 पार्ट्स हैं, तो हम सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें रिएक्शंस प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस ही हैं इसमें और सबसे ज़्यादा सवाल भी उनसे पूछे जाते हैं। अब रिएक्शंस में भी जो नेम रिएक्शंस हैं ना, वो तो हमें भूल कर भी नहीं छोड़ के जानी है, वो तो एक एक रिएक्शन याद होनी चाहिए। एल्डिहाइड जितने भी टाइप से बनता है और उनके जो नाम है वो सब याद होने चाहिए। कैनिज़ारो रिएक्शन आती है तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इससे क्या प्रोडक्शन होती है। और रिएक्शंस के साथ साथ रिएक्टेंट्स भी याद होनी चाहिए और प्रोडक्ट्स भी याद होनी चाहिए, और उनके बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उन्हें भी अच्छे से याद कर लो। अगर नहीं याद हो रहे उन्हें हाईलाइट कर लो, बिल्कुल एकदम सामने स्टिकी नोट्स की तरह चिपका लो या कुछ भी कर लो, बट डू रिमेंबर दैम। इसी साल 2024 में एक क्वेश्चन आया था जो मैंने हाईलाइट किया हुआ था ना एनसीईआरटी बुक में, उससे इंटरमीडिएट वाला सवाल आ गया था। एल्डिहाइड लास्ट में बनाना था, उसका सवाल आ गया था डायरेक्टली। बेंजल्डिहाइड था शायद, उसका एक डायरेक्ट सवाल आया हुआ है इंटरमीडिएट के ऊपर। इंटरमीडिएट्स को भी याद रखना है, उसमें कौन से रिएजेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो भी याद रखना है। मैकेनिज़म्स फॉर मी हमारे टीचर्स ने पहले से ही बता दिया था हमें कि ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज़म्स हैं, हम लोगों ने मार्क कर लिए थे। हमने लास्ट में तो वही मैकेनिज़म्स पढ़े थे, कुछ सारी रिएक्शंस के मैकेनिज़म्स इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, और बेसिक तो हमने एक बार तो सारे रिएक्शंस के मैकेनिज़्म पढ़े ही होते हैं ना, तो बार बार पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। मैकेनिज़्म का पढ़ने का मतलब है कि तुम्हें वो मेन रिएक्शन समझ आनी चाहिए। अगर नहीं समझ आ रही उसका मैकेनिज़्म पढ़ लो, जो रिएक्शन ही समझ आ रही है उसका मैकेनिज़्म पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज़म्स होते हैं जो हमारे टीचर्स ड्यूरिंग द क्लास बता देते हैं, या नहीं बताया है तो जाकर उनसे पूछ लो व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनको अच्छे से पढ़ लो। और बाकी रिएक्शन समझ आ रही है, रिएजेंट्स याद हैं, प्रोडक्ट्स और उसके रिएक्टेंट सब कुछ याद है, इंटरमीडिएट्स याद कर लिए हैं, तो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद नेक्स्ट आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले एनसीईआरटी पकड़ लो इसकी, एनसीईआरटी ही पढ़नी है, इसमें डायरेक्ट सवाल आएंगे। देयर आर थिंग्स जो हमें याद करनी होती हैं, तो वो टेबल्स में कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, या फिर एक ट्रेंड बना होता है उस टेबल में, वो ट्रेंड को याद करना होता है कि इसमें क्या कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो इनऑर्गेनिक में ये अगर तुमने पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ लिया तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी प्रिटी मच ईजियर। तो जैसे कि हमें कोई भी एलिमेंट बोल दिया, सिलिकॉन या जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज़ बताओ। अब हो सकता है हमें जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज़ ना याद हो, बट हमें ग्रुप नंबर याद है ना उसका, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ग्रुप में सिमिलर होती हैं। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं कुछ एलिमेंट्स, उनको हमें अलग से याद करना होता है, बट बेसिक जो ग्रुप में सेम ही रहती हैं प्रॉपर्टीज़। सो अगर हमने वो ग्रुप नंबर याद हुआ हमें, तो उसके ऊपर जो एलिमेंट आता है उसको हम देख लेंगे और उसके बेसिस पर हम आंसर बता सकते हैं कि अच्छा ये हो सकता है। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल याद करना काफ़ी ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें उससे आसान हो जाएंगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड नेक्स्ट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, और इसके क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करने बहुत आसान है। हम एज अ स्टूडेंट भी इसके क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती है जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइंस लिखी हुई हैं। सो इसकी एनसीईआरटी भी बड़ी आसान है फिजिकल केमिस्ट्री की, सो यू कैन रीड दैट। मार्च एंड तक मेरी फिजिकल केमिस्ट्री की पूरी एनसीईआरटी रीड हो चुकी थी और मैंने हाईलाइट कर ली थी सारी चीज़ें, और अप्रैल के मंथ में मैंने सिर्फ वही हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ ली थी और फॉर्मूला लिस्ट जो तैयार की हुई थी उसको पढ़ लिया। तो फॉर्मूला लिस्ट बनानी कंपलसरी है इन फिजिकल केमिस्ट्री, एंड उसके बाद कैलकुलेशन ही होती है, और वो तो नीट एस्पिरेंट्स की भाई इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं हम, हमारे पास ऑलमोस्ट एक बेसिक कैलकुलेशन स्पीड आ ही जाती है। उसके बाद फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है, आंसर निकालना है। सो ये काफ़ी ईजीएस्ट पार्ट है अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके चलो। और इसमें भी ना एक चीज़ याद रखना कि कुछ वैल्यूज़ को ना याद करके चलना, जैसे PV = NRT है। अब इसमें R की जो वैल्यू है, अब वो अगर प्रेशर ATM में दिया हुआ है तो हमें R की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, फिर अगर प्रेशर बार में दिया हुआ है तो हमें R की कौन सी वैल्यू पुट करनी है। अगर हमें इन पाँचों में से कोई 3 दिए हुए हैं और एक निकालना है और एक R की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है, तो R की जो अलग अलग वैल्यूज़ है ना, वो ATM बार वो सारी याद करके जाओ। जब सारी वैल्यूज़ याद करके जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर कुछ कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, जो वैल्यू में जो चीज़ें दी हुई हैं उसी हिसाब से R की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो, जो आराम से हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, एंड इसको तो तुम ऐसे टाइम में भी रिवाइज़ कर सकते हो जब बहुत बोर फील हो रहा हो, जब पढ़ने का मन ना कर रहा हो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंसेप्चुअल चीज़ें आ जाती हैं तो इतना बोरिंग फील होता नहीं है इसमें। सो हमारा तीसरा सब्जेक्ट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स में सबसे पहली चीज़ है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो कि हमें तभी आएगी अगर हम बैठकर लेक्चर देख रहे हैं, टीचर से हमने पढ़ा हुआ है, वो उसी वक्त आती है। ऐसा नहीं सोच सकते हम लास्ट के 1 महीने में मैंने सारे फिज़िक्स के चैप्टर्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले आता हूँ एक बार में पढ़ के। इट्स नॉट पॉसिबल, वो थ्रू आउट द ईयर ही पढ़ना पड़ता है। पहली चीज़ कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। और अगर कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे बेसिक सारे टॉपिक्स हमें आते हैं, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे बचे हुए हैं तो हम लास्ट के मंथ में कवर कर सकते हैं, बट आई नॉट बी शुगर कोटिंग। फिज़िक्स में सच में इसको टाइम चाहिए होता है। अगर इसको इनिशियल में टाइम दे दो, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस यू आर इन 12th स्टैंडर्ड और यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। कंसेप्ट्स में अच्छे से क्लैरिटी ला सकते हो, अभी ये टाइम है, क्योंकि इसमें टाइम चाहिए होता है। बट जो स्टूडेंट स्टार्टिंग में अपना टाइम दे देता है ना फिज़िक्स को, उसको एंड में रिवीजन में बहुत कम डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि उसने ऑलरेडी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर ली, आगे के स्टेप्स और आसान हो जाते हैं। सो सेकेंड थिंग इज़ फॉर्मूला शीट बनानी है, जैसे कि हमने फिजिकल केमिस्ट्री में बनाई थी, वो तो करनी है। उसके अलावा हमें थ्योरी पर भी फोकस करना है, थ्योरी को स्किप नहीं करना है। फॉर्मूला लिस्ट बनानी है, उसको पढ़ना है, फॉर्मूलाज याद करने हैं, और जिस टू द पॉइंट वैल्यू वाला सवाल आ गया तो हम ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम थ्योरी को स्किप नहीं करना है। जो हमने थ्योरी पढ़ी हुई है पहले से, उसमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए होते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं, या जब हम प्रिपरेशन वाले स्टेज में होते हैं। अभी तो रिविजन वाला स्टेज है, सो उस वक्त हम ऑलरेडी उसको एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि थ्योरी में मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो उनको कंटिन्यूसली उस थ्योरी को भी रिवाइज़ करते रहना है। और ये मत सोचना कि फ़िज़िक्स में ग्राफिकल क्वेश्चंस नहीं आते। इसी साल सेमीकंडक्टर में से एक ग्राफिकल क्वेश्चन आया था, मैं यहाँ पर उसकी फ़ोटो अटैच कर दूँगी, और मैंने अपनी एनसीईआरटी में ये हाईलाइट करके रखा हुआ था कि इस टॉपिक में से अगर सवाल आएगा तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाएगा, और ये डिक्टो सवाल आ गया। एंड आई जस्ट टिक्ड, ये फिज़िक्स की एनसीईआरटी में सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पूरा ऐसे ही ग्राफ दिया हुआ है। जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं उनकी एनसीईआरटी भी पढ़ लो फिज़िक्स में, या फॉर्मूला याद है, बट क्वेश्चन में तो थ्योरी के फॉर्म में क्वेश्चन लिख कर आएगा ना, तो उसको समझने के लिए तुम्हें चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कई बार फिज़िक्स में बड़ा बेसिक सा सवाल पूछ लिया होता है, बट हम उसमें फॉर्मूला लगाते रह जाते हैं कि ये तो फॉर्मूला में फिट ही नहीं हो रहा, फिर हम एट द एंड उसको छोड़ देते हैं। बट वो बहुत ही कई बार बेसिक सवाल होता है जो हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आता है, अगर हमने उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी है, उसको अच्छे से पढ़ा है ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी फेज़। तो सिर्फ फॉर्मूलाज पर डिपेंडेंट मत रहो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, फॉर्मूला शीट है, बहुत सारे सवाल डायरेक्ट आते हैं, वो तो हो ही जाएंगे ना, फिर उनकी क्या ही टेंशन लेनी है अगर हमने फॉर्मूला शीट बना ली है। उसके अलावा बाकी के सवालों को करने के लिए हमें थ्योरी की ज़रूरत है। सो डोंट लीव थ्योरी बिहाइंड, फॉर्मूला और थ्योरी दोनों को साथ में लेकर चलो इन फिज़िक्स। दूसरी चीज़ आती है इज़ दैट PYQs। फिज़िक्स में PYQs प्लेज अ ग्रेट रोल। सारे सब्जेक्ट्स में करते हैं, बट फिज़िक्स में कुछ ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए होते हैं, और वो हमारे करंट एग्ज़ाम में कुछ वैल्यूज़ चेंज करके और सेम फॉर्मूला का सवाल आ जाता है, या फिर सेम कंसेप्ट का सवाल आ जाता है डिफरेंट वोकैबुलरी के साथ। तो PYQ से हमें ये भी पता चलेगा कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर में से क्या किस टाइप का सवाल ज़्यादा बन रहा है, तो यू विल गेट अ बेसिक आइडिया। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि वीक एरियाज़ फाइंड करो। बहुत सारे जानों का सवाल होगा कि वीक एरियाज़ हम एक्चुअल में फाइंड कैसे करें।
पहली चीज़, बाकी सब्जेक्ट्स में बायो में यू कैन रीड एनसीईआरटी, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो नहीं बन रहा फिर जाओ एनसीईआरटी में देखो और कौन से टॉपिक से आया, वो तुम्हारा वीक टॉपिक है जिससे सवाल ज़्यादा गलत हो रहे हैं। फिजिक्स में क्या कर सकते हो, PYQs देखो और यहाँ से पहले तुम्हें बेसिक आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। चैप्टर एक बार तो पूरा पढ़ लिया है, बट अब हम सिर्फ क्रीमी चीज़ें फाइंड कर रहे हैं, इस चैप्टर की क्रीमी लेयर कौन सी है, PYQ से पता चल जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें से सवाल नहीं हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, बार बार गलत हो रहे हैं, तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा इस चैप्टर में से ये मेरा वीक टॉपिक है और इसके ऊपर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। सो इससे तुम वीक टॉपिक्स भी फाइंड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग इज़, फिज़िक्स में भी कुछ कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिनको एग्जैक्टली तुम याद कर सकते हो कि वहाँ पर हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो जैसे कि पाई की वैल्यूज़ है, पॉइंट में और फ्रैक्शन में दोनों वाली वैल्यूज़ याद करके जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस बहुत ही दूर दूर होते हैं, तो हमें इतना क्यों पॉइंट में वैल्यू को सॉल्व करें, फ्रैक्शन वाली को सॉल्व करके नहीं, अप्रॉक्स आंसर निकाल कर मार्क करके हम आगे बढ़ जाएंगे, हम अपना टाइम सेव कर लेंगे। सो इसको डिक्टो याद कर लो, कुछ ऐसी वैल्यूज़ है जैसे मैंने पाई वाली बता दी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डू रिवाइज, एंड जो लास्ट के 2 मंथ्स बचे हैं, मे बी मैं इस वीडियो को शायद फेब एंड में पोस्ट करूँगी। सो जो लास्ट के मंथ्स बचे होंगे, मार्च एंड अप्रैल, उसमें आप अच्छे से अपना रिवीजन करो। यही मेजर टाइम है रिवीजन के ऊपर फोकस करने का। सो डू फोकस ऑन योर रिवीजन एंड दैट्स इट। दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो।